चलो, आज की क्लास शुरू करते हैं। तुमको तो पता चल ही गया होगा शुरू करते हैं, क्योंकि तुमको तो सुनाई दिया दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। बट एनीवे, आई होप तुम लोग का सेबी एक्ट, सेबी एलओडीआर पूरा मस्त पढ़ के खत्म हो गया है। तुमने नोट्स बना लिए हैं, तुमने बाहर मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तुम पूरा मतलब अभी कल एग्जाम लिखवा दो सेबी का, तुम लिख लोगे, है ना? बिल्कुल भी तुम नालायक नहीं हो, तुम एकदम मेहनत से पढ़ाई करते हो। ऐसा नहीं है कि तुम उस दिन की क्लास के बाद सीधा आज की क्लास में आकर के बैठे हो। तुम बिल्कुल भी नालायक नहीं हो, है ना? हाँ अंकुश, ऐसा नहीं है सर कि हम अभी बुक बंद करें, पिछले हफ्ते बुक बंद किए थे और अभी खोले आपकी क्लास के सामने। हम नहीं पूरी सर, शिद्दत से एलओडीआर पढ़ाई तो कर करके लिया। एलओडी एलओडीआर तो कर लिया। और सेबी एक्ट। चलो, वो समथिंग, पेंडिंग है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऑल राइट, आई सी सम। बाय द वे, आई हैड अ क्वेश्चन, बट एनीवे लेट्स लेट इट गो। टाइम पास करेंगे लास्ट में, अभी शुरू करेंगे क्लास। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, पता है किसी को? सकरा। सेक्रा। चलो, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। एक बात बताओगे क्या, कभी सोचा है ऐसा कि, चलो आप लोग को पता है कि जब एक कंपनी को आईपीओ करना होता है, जैसे जोमेटो अभी आईपीओ कर रहा है, तो जोमेटो जाकर के किसी स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज, ये हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। कभी सोचा है वो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है? स्टॉक एक्सचेंज बनता कैसे है? क्या मैं खुद का जाके एक ओडिशा स्टॉक एक्सचेंज बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? और नहीं बना सकता तो क्यों नहीं बना सकता? अच्छा चलो, बेसिक क्वेश्चन, कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में? मत गूगल करो, मत दिमाग लगाओ, जो पता है बताओ अनम्यूट करके। कितने कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में? 26। 26 स्टॉक एक्सचेंज। दो मेरे को पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा बताओ। कलकत्ता। Calcutta Stock कोलकाता। MCX. कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है। MCX and NCDEX is for the commodity. एमसीएक्स इज फॉर कमोडिटी। और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। और Maharashtra Stock Exchange. भैया अभी 26 स्टेट के नहीं नाम लेने हैं अपने को, बट ठीक है चलो। और बताओ। तो बेसिकली पॉइंट क्या है ना, पॉइंट ये है कि अपने इंडिया में एट प्रेजेंट मतलब आज के डेट पे अगर आप देखोगे ना, तो एक्टिव 8 या 10 ही स्टॉक एक्सचेंज है। एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या होता है? जहां पे एक्चुअल कोई कंपनी लिस्ट होती है और जहां पे ट्रेडिंग होता है थोड़ा मोड़ा। लेकिन दो, जो बीएससी और एनएससी है, वो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग हैपेंस इन दोस टू स्टॉक एक्सचेंज, राइट? मतलब अगर कोई कंपनी दुनिया में है जो लिस्टेड है, तो वो एनएससी बीएससी में जरूर होगी, बाद में किसी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जाएगी। और एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए होता है, एसएमई स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें सिर्फ छोटे छोटे शेयर्स ट्रेड करते हैं। अभी उन्होंने बोला यार, ये बड़े बड़े कंपनीज के बीच में, रिलायंस के बीच में, टाटा के बीच में हम छोटी कंपनी क्या करेंगे, वो छोटे छोटे स्टॉक्स वहां पे ट्रेड होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इनको स्टॉक एक्सचेंज का डेजिग्नेशन कौन देता है? मतलब हमको पता है, हाउ डू यू बिकम अ कंपनी? इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, यू बिकम अ कंपनी, right? So what is a stock exchange? Where are they incorporated, and who is the controlling authority over stock exchange? SEBI. What natural? SEBI, right? हमने जो SEBI पढ़ा, उसका पूरा कंट्रोल है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके मेंबर्स पे, और उसके सारे हम लोगों पे भी, जो इन्वेस्टर्स हैं और सब पे। Now to just give you a basic of what are we going to read today, let me start with some kind of history, which I also learned today. Fun fact, but interesting. सुनो, आपको पता है हर्षद मेहता स्कैम देखा है? सर अब तो आपने 4 बार बोल लिया, अब तो देख ही लेना चाहिए हमको, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा ऐसा लग रहा है। देखो, पहले के जमाने में क्या होता था ना, आजकल, अच्छा आजकल के जमाने में क्या होता है, अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है, तो आप
कोई एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, जीरोदा, कुछ भी आप एक ऐप डाउनलोड करोगे, उनके पास आप अपनी आईडी खुलवा लोगे, आपको एक आईडी मिल जाएगी, आपको एक एनएसडीएल या सीडीएसएल का आपके पास डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, और उस अकाउंट से आप एक शेयर परचेज कर सकते हो। मैं आज रिलायंस के शेयर का एक ऑर्डर डालूंगा, तो 2 दिन के अंदर रिलायंस के शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और पैसे मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। करेक्ट? 2 दिन के अंदर अंदर मेरा ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है। तो मैंने क्या किया, शुभम ने शेयर खरीदा, किसके पास जाकर के? एंजल ब्रोकिंग के पास। ठीक है, एंजल ब्रोकिंग ने जाकर के वो शेयर मान लो एनएससी से खरीदा या बीएससी से खरीदा। करेक्ट? तो सर ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये है एंजल ब्रोकर, राइट? एंजल ब्रोकिंग जो है कंपनी, ये सर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है। ये किसका मेंबर है? ये स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है। और मैं क्या हूं? मैं इन्वेस्ट, कैन यू हियर मी? Your voice is कैन यू हियर मी नाउ? मेरे को धैर्य की एक बात आ गई। धैर्य कहता है सर डोनेशन वोनेशन दे रहे हो, एक काम करो, थोड़ा पैसा अपने सेटअप पे भी डाल लो। ठीक है, बट एनीवे कोई बात नहीं, सुनो। मैं क्या हो गया सर? इन्वेस्टर। सर आज के डेट में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है जब से सेबी आया है, और जब से इन्होंने सेक्रा का बहुत फुल फ्लेजेड इम्प्लीमेंटेशन किया है, थैंक्स टू हर्षद मेहता। ओके, ऑनेस्टली थैंक्स टू हर्षद मेहता। उसके पहले स्टॉक मार्केट बहुत बुरी हालत में था। पहले मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट किस हालत में था। हम 5 जन है मान लो, मैं, धैर्य, रोशन, विनीता, ऋषिका, हम 5 जन है। ठीक है, हमने बोला भैया एक स्टॉक मार्केट, एक स्टॉक एक्सचेंज खोलते हैं। तो हमने एक एसोसिएशन बनाया और हमने बोला हम एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन होंगे? बट नेचुरल हम 5 जन होंगे, हम 5 जन मेंबर्स हो गए। ठीक है, हमने बोला हम 5 जन मेंबर्स है। और अब एक नॉर्मल इंसान, शुभ, जो जितने भी नॉर्मल इंसान है जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है ना, हमने बोला क्या करते, एक बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग ले लिया, वहां पे ये 5 खड़े हैं, शुभम, धैर्य, मैं नाम भूल गया लेकिन ठीक है, 5 जन खड़े हैं। अब क्या होता है, लोग आते हैं बाहर से, इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए। एक जन ने यहाँ पे बोला मेरे को रिलायंस का शेयर सेल करने का है, मान लो 20 रुपए पे। ठीक है, तो इस बंदे ने अपने ऑर्डर बुक में लिख लिया, ऑर्डर बुक में लिख लिया कि एक शेयर सेल करने का है एक जने को इतने रुपए पे। और यहाँ पे मान लो दूसरे किसी हमारे मेंबर ने, उसको ऑर्डर आया, मान लो ऋषिका को ऑर्डर आया कि मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदने का है। कितने पे खरीदने का है? 22 रुपए पे खरीदने का है, 22 रुपीज का। तो इसने भी अपने ऑर्डर बुक में लिख लिया कि भैया 22 रुपए पे कोई खरीदने के लिए है। तो एक तरफ रिलायंस का 20 रुपए पे सेल ऑर्डर आया है, एक तरफ रिलायंस का 22 रुपए में बाई ऑर्डर आया है। अब ये लोग क्या करेंगे? आपने अगर हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा तो वो चिल्लाते हैं रिलायंस 20 रुपए, रिलायंस 20 रुपए, रिलायंस 22 रुपए, रिलायंस 22 रुपए, खरीदी बिक्री, तेजी मंदी, जो भी उनको बोलना होता है। और उस तरीके से एक बिल्डिंग के अंदर मस्त सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक चिल्लम चिल्लाहट मच्छी मार्केट बना करके सारा ऑर्डर्स बुक होता था। और कुछ उनके पास 14 डेज का टाइम पीरियड होता था। कितना? 14 डेज का टाइम पीरियड होता था टू सेटल एनी ट्रेड। मतलब वो, मैंने भी अपने ऑर्डर बुक में कुछ लिखा, ऋषिका ने भी अपने ऑर्डर बुक पे कुछ लिखा, हम लोग रात को बैठ करके या फिर अगले दिन या फिर सैटरडे संडे बैठ करके उसको कंपाइल करेंगे और हम सबका सेल बाई सब कुछ मैच करेंगे, और जिसका मैच होता है उसको बेच देंगे, जो हमारा कमीशन है वो हम रख लेंगे। ये सब होता था कब? बिफोर सेबी केम इनटू पिक्चर, बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन केम इनटू पिक्चर। सर इसमें इन्वेस्टर्स ये रहे, आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये इन्वेस्टर्स है। ठीक है, ये मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, और ये इन्हीं का खुद का स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है बताए? शुभम एंड फ्रेंड्स एसोसिएशन, ये स्टॉक एक्सचेंज है सर। ऑनेस्टली ऐसा ही होता था, ऑनेस्टली ऐसा ही होता था। बीएससी भी जब शुरू हुआ था ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी जब शुरू हुआ था ना, तो वो एक नेटिव, कुछ नेटिव एंड एसोसिएशन ऐसा कुछ था। और सर 5 लोगों ने मिलकर के बीएससी शुरू किया था। अगर आप गूगल पढ़ोगे तो वो कौन से पेड़ के नीचे शुरू किया था वो भी बताते हैं। ठीक है, बट
एक एसोसिएशन था जिसके अंदर खुद ही मेंबर्स थे और वो खुद पैसा का खेल खेलते थे। सर अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मिस्टर ए एक इन्वेस्टर है और वो यहाँ पे एक सेल ऑर्डर डाल रहा है और मिस्टर बी यहाँ पे एक इन्वेस्टर है जो बाई ऑर्डर डाल रहा है, तो सर ये बाई ऑर्डर जब डालेगा, ये पैसे देगा, ये किसके भरोसे डाल रहे हैं सर? ये पांचों जन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स है और ये स्टॉक एक्सचेंज भी उनका खुद का है, तो अब क्या वो बस पैसे दे देगा? और पैसे देने के बाद क्या गारंटी है सेटलमेंट होगा? क्या गारंटी है कि अगर मेरे को शेयर्स नहीं मिले तो मेरे पैसे वापस हो जाएंगे? तो सर जब स्टॉक मार्केट स्केल अप हो रहा था ना, जब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा था, जब स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा था, बहुत सारे रिस्क्स आ रहे थे स्टॉक मार्केट में, तो हमारे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि वी विल हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन प्लेस, राइट? सो इन द ईयर फर्स्ट इन द ईयर 1956, इन द ईयर 1956 बहुत पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट लाया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सर जब 1956 में ये एक्ट आया था, ये एक्ट पूरा का पूरा इन्होंने यूएस के एक एक्ट से लेकर के बस टाप दिया, उठा करके बस डाल दिया। उसके बाद ओवर द पीरियड अंटिल 2017 इसको अमेंड करते 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 इन्होंने आज जो है वो एक्ट, वो सॉलिड एक्ट है, और इतना सॉलिड एक्ट है कि सिक्योरिटीज मार्केट को बहुत एंड टू एंड रेगुलेट करता है। सर ये एक्ट क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सर सिक्योरिटीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने एक्ट बनाया है। मैं आपको इतना बैकग्राउंड दे रहा हूं और भी दूंगा, क्यों पता है? इस एक्ट में कम से कम 10 पेज में डेफिनेशन लिखे हुए हैं सिर्फ, और पता है 2-2 मार्क का मस्त इंस्टीट्यूट बोल देती है डेफिनेशन, ये रहा, बताओ क्या है डेफिनेशन। और कभी कभी बोलती है, मूड करता है तो, मतलब जैसे पिछले 10 अटेम्प्ट में आप मान लो 2 अटेम्प्ट में पूछे, कोई अगर गारंटी दे सकता है कि उसके अटेम्प्ट में नहीं आएगा तो अलग बात है, बट कोई ऐसा नहीं बोल सकता, राइट? तो मैं आपको जो बेस इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको सारे वर्ड्स समझ आने चाहिए, और अभी जो मैं बताने वाला हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुनो। सर इन्होंने रेगुलेशन एक्ट लाया, इन्होंने रेगुलेशन एक्ट लाया, उसमें इन्होंने किया क्या? मतलब एक्ट ले तो आए लेकिन उससे होगा क्या? तो इन्होंने बोला भैया देखो, 1956 की मैं बात कर रहा हूं, सेबी कब बना था? सेबी 1992 में बना था, जब विजय सालगांवकर गया था उसके एक दिन पहले, एक महीने पहले वाले दिन, करेक्ट? 2 सितंबर को नोटिफाई हुआ था, 31 दिसंबर को इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, सुनो सुनो सुनो। सर सेबी एक्ट तो 1992 में बना, राइट? तो सेबी एक्ट आने के पहले जब सेक्रा आया था ना 1956 में, मेरी बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। 1956 में जब ये एक्ट आया था ना, सारा पावर सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा था, ठीक है? और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरह के कमिटीज बना करके इसको रेगुलेट करती थी, लेकिन जब सेबी एक्ट आ गया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्रा के अंडर अपना सारा पावर, लगभग सारा पावर दे दिया सेबी को। तो आप बहुत जगह जब सेक्रा एक्ट पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा CG/सेबी। इसका मतलब ये कि एक्ट में लिखा है पावर सीजी के पास है, और रूल्स के थ्रू सीजी ने पावर सेबी को दे दिया है। तो जितने भी SCRA रिलेटेड पावर है वो सेबी के पास है, और अब तो हमको पता है ना यार, सेबी तो सीजी का ही बच्चा है, सेबी तो पूरा का पूरा सीजी का ही है, उसी के कंट्रोल में है, ठीक है? तो सर जब सेक्रा आया था ना, तो सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। सबसे पहले इन्होंने किया क्या? इन्होंने बोला कि भैया हमको जो तुम इतना अनरेगुलेटेड, इतना अनऑर्गेनाइज चल रहे हो ना, हमको नहीं ऐसा जमेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी तुम मेंबर्स हो ना, तुमको हमारे पास एक रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। सॉरी, जितने भी तुम स्टॉक एक्सचेंज हो, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हो, तुमको जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर के रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा इज अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग हमारे पास आके रजिस्टर करवाओ, अपनी आइडेंटिटी हमको बताओ, और तुम क्या काम कर रहे हो वो हमको बताओ, तुमको जाकर के रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा, और रिकॉग्निशन देंगे नहीं देंगे हमारे ऊपर है भैया। तो सर जब आपने, किसी ने बोला 26 स्टॉक एक्सचेंज थे, तो 26 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, उनको फिर इन्होंने डेडलाइन देते देते कि भैया अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाओ, वो देते देते आज के डेट पे सिर्फ 9 स्टॉक एक्सचेंज बचे हैं, बाकी सबको इन्होंने हटा दिया।
बोला बाकी सब आर लीगली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटीज विच अ स्टॉक एक्सचेंज कैन डू। ऑलराइट, तो सर इन्होंने बोला स्टॉक एक्सचेंज तुमको रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज के नीचे क्या होते थे? रजिस्टर्ड मेंबर्स होते थे। करेक्ट, मेंबर्स मतलब कौन सर? एंजल ब्रोकिंग, राइट। अब इन्होंने क्या बोला सुनो, 1956 में इन्होंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, इन्होंने बहुत सारा पावर्स दिया, बहुत सारे एक्ट लाए, लेकिन समवेयर अराउंड 2000, कब बोल रहा हूं मैं? 2000, अभी 20 साल पहले इनको अक्ल आई। इन्होंने बोला भैया जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, दैट शुड बी अ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब क्या? वो एक कंपनी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इट शुड नॉट बी अ सोसाइटी। जैसे आप अगर देखोगे बीएससी जो है वो पहले सर एक एसोसिएशन होता था। एसोसिएशन मतलब आप यूं समझ लो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, 5-6 लोग मिलकर के स्टॉक एक्सचेंज बना रखे। लेकिन वो प्रॉब्लम है सर, क्योंकि अगर जो लोग मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के अगर वही कंपनी को चलाएंगे तो चलेगी कैसे कंपनी? तो इन्होंने बोला, सुनो सुनो, इन्होंने बोला हमको चाहिए कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाए, वो एक कंपनी बन जाए, तो हमको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सोसाइटी नहीं चलेगा। तो इन्होंने एक स्कीम लाई सर। किन्होंने स्कीम लाई? मैं 2000 की बात कर रहा हूं, तो स्कीम किसने लाई होगी? बट नेचुरली सेबी ने लाई होगी, करेक्ट। सेबी ने एक स्कीम लाई जिसको बोलते हैं स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। सर ये स्कीम में क्या होता है पता है? आप कॉर्पोरेटाइज होते हो, मतलब अगर आप एफ एंड एफ एसोसिएट हो, मान लो अगर आप एफ एन एफ एसोसिएट हो, तो आप क्या एसोसिएशन हो अगर, तो आप क्या करोगे? आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे इन द नेम ऑफ एफ एन एफ लिमिटेड, और आप इस वाले एसोसिएशन के सारे राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, एसेट्स इस कंपनी को ट्रांसफर कर दोगे। मतलब सर बेसिकली आपकी एंटिटी का हम नेचर बदल रहे हैं, आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं रहोगे या फिर आप सोसाइटी नहीं रहोगे, आप कन्वर्ट होकर के क्या हो जाओगे? कंपनी हो जाओगे, करेक्ट। तो सर ये हो गया स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, करेक्ट। सर एक और इन्होंने स्कीम लाया, उसको ये लोग कहते हैं स्कीम ऑफ डी म्यूचुअलाइजेशन। टेंशन मतलब भूल ही नहीं पाओगे ये दो वर्ड, इतनी बार आने वाले हैं कि भूल ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर अभी नहीं सुनोगे ना कुछ नहीं समझ आएगा। सुनो, आपको हर्षद मेहता स्कैम तो देखना पड़ेगा, ठीक है, अभी देख लो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट वीक देख लो अच्छा रहेगा। पर सर जब हर्षद मेहता स्कैम में अगर जिसने देखा है, जब हर्षद मेहता अपने भाई को हमेशा यही कहता रहता है बस एक बार मेंबर बन जाऊं, फिर तू देख। हर्षद मेहता वाज अ स्टॉक ब्रोकर, राइट? हर्षद मेहता was a stock broker, but he was not a stock broker initially. It took him a lot of effort to become a stock broker. But now I'll tell you what used to happen and what is the scheme of demutualization. होता क्या था? जब एक स्टॉक एक्सचेंज होता था जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ करता था, उसमें मेंबर्स होते थे, राइट? जैसे मेरा स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने ऊपर बताया उसमें हम 5 मेंबर थे, मैं, धैर्य, रोशन, वनिता और ऋषिका, करेक्ट। अब हम 5 मेंबर्स के पास एक राइट होती थी, उसको बोलते थे ट्रेडिंग राइट्स। सर सुनो ना प्लीज, ट्रेडिंग राइट्स होती थी। ट्रेडिंग राइट्स मतलब क्या? हम एक स्टॉक एक्सचेंज बनाए और हमने अपने आप को अधिकार दिया भैया तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, शुड मेंबर हैव द ट्रेडिंग राइट्स? जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं शुड दे हैव द ट्रेडिंग राइट? इट इज लाइक आस्किंग शुड द शेयर होल्डर्स मैनेज द कंपनी? नो, there has to be a separate board of director who will manage the company and a separate shareholder who are just the shareholder. तो लॉ ने बोला भैया सेग्रीगेट कर दो ये दो चीजें। कौन सी दो चीजें सेग्रीगेट कर दो? पहला हो गया ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, और दूसरा हो गया ट्रेडिंग राइट्स। ये दोनों चीजों को अलग अलग कर दो, मतलब कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसके पास ट्रेडिंग का राइट भी है और वो मेंबर भी है, समझ रहे हो? ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग कर दो और ट्रेडिंग राइट्स को अलग कर दो। सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ, जो पहले बीएससी हुआ करता था उसमें 5 मेंबर होते थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 5 मेंबर मिलकर के 100% शेयर्स होल्ड करते थे, ठीक है। तो जब ये स्कीम ऑफ डी 100% शेयर्स भी होल्ड करते थे और इनके पास 5 लोगों के पास ट्रेडिंग राइट्स भी था। सर देखो, कोई भी हालत में ट्रेडिंग राइट्स देना तो सेंस नहीं बनता, राइट? मतलब ट्रेडिंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग राइट्स नहीं है तो तुम मेंबरशिप का करोगे क्या?
तो ट्रेडिंग राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब लॉ ने जब बोला कि भैया जो ट्रेडिंग राइट जिनके पास है वो मेंबर नहीं बन सकते, तो बीएससी को क्या करना पड़ा पता है? ये जो 5 मेंबर के 100% शेयर होल्डिंग थे, इनको मार्केट में लाना पड़ा कि भैया हम अपना शेयर्स खोल रहे हैं, किसी को सब्सक्राइब करना है, कोई बाहर से आके सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे शेयर्स ले लो, हमारे मेंबर्स रहेंगे वैसे के वैसे। पर सर तब स्टॉक एक्सचेंज इतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ करता था जैसे आज के डेट पे है। तो ये जो 100% शेयर्स है ना, ये बाहर मार्केट में बेचना बहुत डिफिकल्ट था। कोई शेयर्स लेना नहीं चाहेगा। मतलब आप एक बात बताओ लॉजिकली, आपको कोई आके बोल रहा है मेरे शेयर्स खरीद ले, और मेरे को दिख रहा है पिछले 10 साल से प्रॉफिट है, और मेरे को पता है हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, इतना मेजर लॉस हुआ था, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा? तो लॉ ने बोला देखो एक काम करो, अगर 100% शेयर नहीं बिक रहे हैं ना, तो एक काम करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ 51% शेयर पब्लिक के पास ले जाओ, बाकी 49% शेयर्स अभी भी मेंबर्स ही होल्ड करेंगे। कौन मेंबर सर? ये मान लो ABCDE है, ABCDE। तो सर ये जो ABCDE मेंबर्स है ना, ये अभी भी 49% शेयर होल्ड करेंगे, लेकिन 51% हमको पब्लिक का पैसा चाहिए। क्यों? मेरी बात समझना, अगर स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा पब्लिक का पैसा रहेगा तो स्टॉक एक्सचेंज कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स, एंड हेंस यू कैन बी सेफ कि स्टॉक एक्सचेंज अपना काम ठीक से कर रहा है। यार अगर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि भैया तू ये फ्रॉड मत होने देना, लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज और उसके मेंबर्स दोनों वही लोग हैं, तो वो लोग तो कर ही लेंगे ना आपस में फ्रॉड। स्टॉक सेबी को बताने वाला कौन है जाकर के? बट अगर ओनरशिप और मैनेजमेंट ये अलग अलग कर देंगे, तो अभी जो मैनेजमेंट है वो देखेगा कि यार जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, तो आई शुड गो एंड रिपोर्ट टू सेबी। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? तो बॉस इन्होंने बोला क्या स्कीम, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्कीम ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। इन्होंने बोला सेग्रीगेट ओनरशिप वर्सेस ट्रेडिंग राइट्स। अ मेंबर हु हैज ट्रेडिंग राइट्स विल नॉट हैव ओनरशिप। Sir, what is trading rights? Trading rights is the right to become a stock broker. For example, for example, Angel Broking or Sharekhan or Zerodha has a trading right. It is a trading member with BSE or NSE, but it is not the owner or manager of BSE NSE. It is just a member. It is just a trading member. Correct? सर इसको बिल्कुल भी अपने कंपनीज एक्ट के वर्डिंग से मत रिलेट करना, राइट? कंपनीज एक्ट में मेंबर मतलब शेयर होल्डर होता था, इधर मेंबर मतलब शेयर होल्डर नहीं है, इधर मेंबर मतलब ट्रेडिंग मेंबर, मतलब जिसके पास ट्रेडिंग राइट्स हैं। यहाँ पे मेंबर का मतलब वो होता है। ठीक है, अब सुनो, एक बात हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, ये एक्ट कब बना था? 1956 में। 1956 में स्टॉक मार्केट का मेजर एवोल्यूशन जो हुआ है ना, वो 1990s में हुआ है। ठीक है, और जब इन्होंने 1950 में रखा था ना, तो इन्होंने वैसा का वैसा यूएस से कॉपी करके डाल दिया। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप पढ़ोगे। अब सुनो सर, मैंने बोला ओनरशिप और इसको अलग अलग करना है, और मैंने बोला कि बीएससी जैसे पहले 5 मेंबर का हुआ करता था, अब वो मेंबर्स अलग हो गए, उनके पास ट्रेडिंग राइट रहा, और वो चाहे तो 49% मेंबरशिप भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी 51% पब्लिक को जाना पड़ेगा। सर अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं बीएससी का आज के करंट डेट में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। Let me know when you can see my screen. Okay, actually I'll need some time to open it. 1 second. हम आपको मेरे स्क्रीन में पीपीटी दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है? सर ये बीएससी ने अभी ये देखो, यहाँ पे डेट दिख रहा है आपको, शेयर होल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। इसने फाइल किया है समरी स्टेटमेंट होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। प्रमोटर ग्रुप कुछ नहीं है। पब्लिक कितना शेयर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हेल्ड, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो सिर्फ अपने को 2 रो देखना है, बी और डी। ये देखो बी में क्या लिखा है, पब्लिक का कितना होल्डिंग है, 2 लाख पब्लिक है, और उनका होल्डिंग 73.5% है। और सर ये देखो डी, ट्रेडिंग मेंबर्स एंड एसोसिएट्स ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स जो मतलब एंजल ब्रोकिंग, जीरोदा, ये सब छोटे छोटे मेंबर्स हैं,
इनके पास 26.5% ऑफ ओनरशिप है। सर सुनो, 26.5% ऑफ टोटल ओनरशिप है, लेकिन सर इनका अगर आप वोटिंग राइट्स देखोगे ना, नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स टोटल एज अ परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स, ये भी 26.54 है, बट एज पर लॉ सर वोटिंग राइट्स आपको, मेरे को उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप कभी कभी शेयर होल्डर हो सकते हो लेकिन आपके पास वोटिंग राइट जीरो हो सकता है। शेयर होल्डर एंड वोटिंग राइट डजंट नेसेसरली गो हैंड इन हैंड, इट कैन वेरी, मतलब ऐसा हो सकता है आपके पास 100 शेयर्स है लेकिन आपके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। यहाँ पे वोटिंग राइट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डिंग, बट प्लीज नोट, law allows you to have 49% of shareholding but law allows you to have only 25% of voting right। मतलब तुम शेयर्स होल्ड कर लो लेकिन डिसीजन मेकिंग में तुम्हारे पास सिर्फ 25% होना चाहिए। सर मतलब ये वायलेशन है। अच्छा सर आप इतने बड़े हो गए, बीएससी का वायलेशन निकाल करके बताओगे? वायलेशन है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट डाल रखी है सेबी को कि हम कोशिश कर रहे हैं वोटिंग राइट्स कम करने का, हमको थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कम से ये आप समझ रहे हो ना, 100% से 26% पे लाया है, हर क्वार्टर थोड़ा 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 कम होता है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, व्हाट इज द पॉइंट हियर, व्हाट इज द पॉइंट हियर? द पॉइंट इज बॉस, पहले members used to be the owner and manager of a stock exchange, now they have segregated it. The members will be having trading rights and they will be called as trading members, they will not be owner or manager beyond a certain extent, and there will be a different, altogether different owner and management of the stock exchange। समझा क्या? इसको बोलते हैं सर स्कीम ऑफ demutualization। So if anyone asks you what is demutualization, तो बिना हकलाए कहना segregating of ownership and management from the trading rights of a member। All right? सर एक बात बताओगे क्या, इतना सब तो ठीक है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बनता क्यों है सर? स्टॉक एक्सचेंज बनता क्यों है भैया? बहुत सिंपल है, स्टॉक एक्सचेंज बनता है जो सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है ना, जब भी कोई सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है उसको असिस्ट करना, उसको रेगुलेट करना और उसको कंट्रोल करना, एआरसी। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज बनता है इसीलिए क्योंकि आपको सारे सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज का जो डीलिंग है उनको आप असिस्ट करोगे, रेगुलेट करोगे और कंट्रोल करोगे, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज बनाना जरूरी है। सर मैंने आपको अभी तक क्या बताया देखो, एक स्टॉक एक्सचेंज बनेगा, आज के डेट पे क्या होता है वो सुन लो। एक स्टॉक एक्सचेंज बनेगा जो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, ठीक है, उसके नीचे दो तरह के लोग होंगे, एक तो मेंबर्स होंगे जिनके पास ट्रेडिंग राइट्स होगा, करेक्ट, और एक शेयर होल्डर्स होंगे। एक और तरह के लोग होंगे सर जो मैनेज करेंगे कंपनी को, मैनेज करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, आप समझ गए ना, कुछ मेंबर्स होंगे, आप इसका एग्जांपल ले लो एंजल ब्रोकिंग। कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जो आप मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, सुनो 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 इंटरेस्टिंग फैक्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज 5% होल्ड करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज 5% होल्ड करता है, मतलब अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कमा रहा है तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एज एन एंटिटी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो शेयर होल्डर आप मान लो सर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। सर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के है, उसके पास ट्रेडिंग राइट्स नहीं है, वो सिर्फ शेयर होल्डर है, ओनर ऑफ द कंपनी है एक तरह से, और एक मैनेज, those people who manage the company, आप ये मान लो एमडी एंड सीईओ, या फिर पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी को मैनेज कर रहा है, उसके अलावा भी सीएफओ सीईओ ये लोग जो सब है, दीज आर द पीपल हु आर मैनेजिंग द कंपनी। सर क्यों इतना गप्पे मार रहे हो? गप्पे नहीं मार रहा हूं, परेशान हो जाओगे जब लॉ आपको लिख लिख करके देगा कि ये जो लोग है ना, ये गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, गवर्निंग बॉडी ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। क्या है सर? बोलो मेरे साथ एक बार, ये लोग कौन है? ये गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब बीएससी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बीएससी में जो सीईओ है, सीएफओ है, वो लोग सब गवर्निंग बॉडी ऑफ द बीएससी हैं। ओके, अब सर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हम और आपको कुछ कुछ डाउट है क्या? बिकॉज ये बेसिक है यार, इसमें कुछ डाउट होएगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ भी डाउट है क्या? प्लीज फील फ्री टू शूट। सर एक डाउट है बोलना। सर, उसमें अपने 75 और 25% का जो वोटिंग का बोला था, हाँ
तो उसमें सर मेंबर्स मतलब ये स्टॉक ब्रोकर्स ही ना, हाँ मतलब हाँ एंजल ब्रोकिंग है वैसे। हाँ तो सर हाँ। उनका उनसे क्या फर्क गिरेगा, मतलब बीएससी में उनका 25% वोटिंग पावर से फर्क क्या गिरेगा, मतलब वो नहीं समझा। उनको क्यों कम दे रहे हैं वो बोल रहे हैं, उनको हाँ क्यों मतलब कम वो दे लोग रहे हैं। मैक्स टू मैक्स 49% तक होल्ड कर सकते हैं, बराबर, शेयर हाँ होल्डिंग एज अ हाँ परसेंटेज। हाँ हाँ। तो सर उससे लेकिन फर्क क्या गिरेगा, अभी सपोज जीरो के पास 40% है और एंजल ब्रोकिंग के पास 20% है, तो उससे क्या फर्क गिरता है, बीएससी को क्या फर्क गिरेगा उसका, मतलब उनके बीएससी को पास फर्क इतना ये होल्डिंग है गिरेगा, तो। देखो सुनो सुनो, फर्क ये गिरेगा, तुम यूं समझ लो, अगर तुम यूं समझ लो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तुम मेरे पापा को बैठाओगे और एम्प्लॉय में मेरे को बैठाओगे, तो मेरे को ये बताओ क्या मैं अच्छे से काम करूंगा? क्या मैं उतने ऑनेस्टी से काम करूंगा जितना मेरे को करना चाहिए, या कहीं ना कहीं जो मेरे को पापा बोलेंगे वो मैं कर लूंगा? होता यह है कि अगर मेरे ही कोई जान पहचान की, या मैं खुद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा हूं, तो मेरे को रेगुलेट कौन करेगा? और द इंटेंशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वाज टू रेगुलेट द मेंबर्स। अगर मेंबर्स ही स्टॉक एक्सचेंज को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर उनको कौन रेगुलेट करेगा? देखो, वो सेबी जाके एक एक मेंबर को नहीं रेगुलेट कर सकता। अभी इंडिया में तुम ये देख रहे हो, ये एनएससी, तुम एनएससी में देख रहे हो कितने मेंबर्स लिस्टेड है? एक सेकेंड, मतलब ये 3,400 मेंबर्स बीएससी में ये मेंबर्स बन रखे हैं जिनके पास शेयर्स भी है। तुम सोचो कितने मेंबर्स होंगे, और सिर्फ एनएससी में कितने होंगे, सिर्फ बीएससी में कितने होंगे, और बाकी एक्सचेंजेस में कितने होंगे? इतने सारे मेंबर्स को अकेला सेबी नहीं रेगुलेट कर सकता था। तो उनको इन्होंने बोला स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने, और स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करेगा। तो भैया आप स्टॉक एक्सचेंज को मेंबर्स से अलग तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मेंबर्स का पूरा कंट्रोल है स्टॉक एक्सचेंज में, तो मेंबर्स कैसे रेगुलेट होंगे? ठीक है, आपको ये समझाना गवर्निंग बॉडी क्या होता है। बॉडी, ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, और जो प्रोसेस जिसके वजह से स्टॉक एक्सचेंज पहले जो बॉडी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ करता था वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, उसको बोलते हैं स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। ठीक है, और द प्रोसेस जिसके वजह से ये जो मेंबर्स हैं वो और मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग हो गए, उसको बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। ठीक है, ठीक है सर, इन्होंने एक स्कीम लाया था जिसके तहत इन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन दोनों किया था, और आज के डेट पे जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है वो उसी वजह से है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द चैप्टर फाइनली। You can see the one note, right? Yes. Thank you. ये हो गया कूदने के लिए। सुनो सर, सुनो ना, मेरे साथ साथ सुनो, मेरे साथ साथ पढ़ लो। 3 घंटे की क्लास होगी, 2.5 घंटे बचे हैं। क्लास में सारी चीजें याद हो जाएगी। आपको मैं एक चीज बता दूं, SCRA वो टॉपिक है, जब इंस्टीट्यूट को पेपर टफ करना हो ना, तो वो अपने हाथ डालता है। ठीक है, तो कभी भी पेपर की तैयारी ऐसी नहीं होती है कि भैया डायरेक्टर से 40 मार्क तो आ ही जाएंगे, मस्त कर लेता हूँ, डायरेक्टर्स 40 चाहिए बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ जो पढ़ाई करता था, उसने 3 चैप्टर डायरेक्टर के, मैं तुमको कसम से बिना एग्जैजरेट करे बता रहा हूँ, 3 चैप्टर डायरेक्टर्स के वर्ड बाय वर्ड अपने नोट्स में लिखा था। वर्ड बाय वर्ड, नॉट इवन समरी नोट्स, वर्ड बाय वर्ड अपने नोट्स में लिखा था। एक एक पेज में एक एक सेक्शन लिखा था। 1.5 पेज की, 1.5 नोट्स की बुक बनाई थी। और एग्जाम में जाकर के उसने 40 मार्क का सिर्फ डायरेक्टर्स अटेंड करके वो 1.5 घंटे में उठ करके आ गया, उसको 16 मार्क आए। 40 में से कितने? 16 मार्क आए। मैंने खुद उसका पेपर देखा है, सारे आंसर्स कम से कम उसको 25-30 लाने लाने लायक लिखे थे उसने, कम से कम, और 16 मार्क आए। अभी वो क्या बोलेगा, सर 16 मार्क आए, कम से कम 30 दो प्लीज। नहीं ना, चाहिए तो 40 या 60 ना। तो कभी भी पढ़ाई हमेशा ये सोच के की जाती है कि पेपर टफ आएगा तो क्या होगा, और पेपर टफ आएगा तो ये चैप्टर होगा, because this is a very technical chapter and it is not everyone's league to understand it. I'll try to be, मेरे को रोक लो ठीक है, फॉर टुडेज क्लास स्पेशली। अगर आपको बीच में कहीं टोकना है आफ्टर आई एम डन विद वन प्रोविजन, प्लीज रेज योर हैंड एंड आई आंसर योर क्वेश्चंस, बट समझ के जाओ, और जितना मैं याद कराता हूँ याद करके जाओ, तो बाद में आपको वो सेकरा का डर नहीं रहेगा जो मेरे को हमेशा रहा मेरे एग्जाम के लिए, और हर किसी को रहता है। अपने दोस्त को कॉल करके पूछ लो सेकरा जमता है क्या, बोलेगा यार क्या तकलीफ चैप्टर है। तुमको नहीं लगेगा क्लास के बाद, सिर्फ 2 क्लास मांग रहा हूँ, आज की क्लास और कल की क्लास,
और फुल अटेंशन। ठीक है, सुनो सर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड उसके एक साल बाद रूल्स आ ही जाते हैं, तो 1957 में रूल्स आ गए। सर हर एक्ट का इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव, पर सेबी और सेकरा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव से ही पूरा एक्ट फ्लो होता है। तो सर सेकरा का ऑब्जेक्टिव तो क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, करेक्ट। लेकिन सेकरा का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। सर हर्षद मेहता वाली हरकत नहीं होनी चाहिए, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। तो ये कैसे प्रिवेंट करेंगे सर? बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ डीलिंग, जो सिक्योरिटीज में डीलिंग होता है उसका जो बिजनेस है उसको रेगुलेट करेंगे एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स। इनका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए सिक्योरिटीज में, मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड मैनर में, बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। ठीक है, नाउ non applicability, this whole act sir, this whole act is not applicable to the following 6 people. Who are those 6 people? पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या करोगे तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई करवा के? दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा एनी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है सर? म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, कोई भी आपके आजू बाजू कोई भी जिला परिषद जो भी है, सब कुछ, सब उन लोगों को नहीं अप्लाई होगा एससीआरए। अरे अप्लाई होगा भी क्यों? उनके रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ है? उनके रिलेटेड प्रोविजंस हैं क्या? कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम तुम प्रोसीडिंग्स जो होंगे वो जिला परिषद में कैसे करोगे, ऐसा कुछ है भी नहीं ना उनसे रिलेटेड। तो एनी लोकल अथॉरिटी उनको भी एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय अ स्पेशल लॉ। मेरी बात सुन लो फॉर वंस एंड नाउ, आपको बहुत जगह एक्ट में ऐसा मिलेगा, एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय एनी स्पेशल लॉ। तो होता क्या है सर? पार्लियामेंट में एक अलग से स्पेशल लॉ बना करके एक्ट पास किया जाता है, जिसमें जैसे इलेक्ट्रिक कंपनी हो गए, इलेक्ट्रिक कंपनी हो गई जो आपको आपके शायद इंटरमीडिएट में नहीं होगा, इलेक्ट्रिक कंपनीज हो गए, या फिर कोई रूरल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हो गई, ये एलआईसी हो गया फॉर एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ये सब सर एक स्पेशल एक्ट के अंडर बने हुए हैं और इन लोगों को ये सब प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। तो इन लोगों को एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय ए स्पेशल लॉ और एनी पर्सन हु हैज इफेक्टेड एनी ट्रांजैक्शन विद दिस थ्रू एन एजेंसी ऑफ सच अथॉरिटी, या तो कोई कॉर्पोरेशन है या तो एलआईसी है मान लो जो स्पेशल लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ है, या फिर कोई भी और पर्सन जो इनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है सर? एनी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आपको पता है कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब वो आज के डेट पे बॉन्ड है मतलब वो डेट है एक तरह से, फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक डेट में वो कन्वर्ट होके इक्विटी बन जाएगा। तो सर जब इक्विटी बन जाएगा तो हमारा कंसर्न बढ़ जाता है। तो अब वो कन्वर्टेबल बॉन्ड या फिर कोई शेयर वारंट मतलब सर कोई ऐसा वारंट, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेरे को कुछ टाइम बाद शेयर्स खरीदने का राइट्स देता है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेरे को कुछ टाइम, मान लो मेरे को आज रिलायंस का शेयर वारंट मिल गया है, तुम आज से 1 साल बाद उसको 2000 रुपए में रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, तो तुम लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना, क्योंकि आपको लगता है 1 साल बाद रिलायंस का शेयर 3000 रुपए हो जाएंगे, तो मैं 2000 रुपए में ले सकता हूँ। वैसा एक शेयर वारंट अगर इशू होता है तो उसको कहते हैं शेयर वारंट। तो एनी कन्वर्टेबल बॉन्ड और शेयर वारंट और ऑप्शंस और राइट्स इन रिलेशन देयरटू, या तो ये खुद या फिर इनके रिलेटेड ऑप्शंस या राइट्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ऑप्शंस या राइट्स क्या होता है, which entitles a person to obtain at his option shares of a company or body corporate whether by conversion or otherwise on the basis of price agreed on issue और एनी अदर एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। सर मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं सेकरा किन 6 लोगों का एप्लीकेबल नहीं होगा? पहले सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल नहीं होगा, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल नहीं होगा, तीसरा किसी भी लोकल अथॉरिटी को। तो ये 3 हो गए एक सेट। चौथा सर इन्होंने एक नई बात की कि कोई भी कॉर्पोरेशन जो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बना है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, इन सब चीजों को ये एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा। फिफ्थ पॉइंट है कोई ऐसा कन्वर्टेबल बॉन्ड या फिर शेयर वारंट। सर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड और शेयर वारंट जो होता है ना वो सिक्योरिटीज होता है, करेक्ट? तो अब सिक्योरिटीज हो रहा है वो, तो उसको तो रेगुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने बोला नहीं रेगुलेट करेंगे। कोई भी कन्वर्टेबल बॉन्ड या फिर कोई भी शेयर वारंट्स या फिर उनसे रिलेटेड ऑप्शंस या राइट्स, जिससे होता क्या है शेयर वारंट से या कन्वर्टेबल बॉन्ड से होता क्या है, आपको फ्यूचर डेट में कोई सिक्योरिटीज खरीदने का ऑप्शन मिलता है, तो उसको भी एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई भी ऐसा सिक्योरिटीज जो नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, इन लोगों को सेबी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा।
ठीक है सर। इन्होंने एक और चीज बोली, आपने कुछ सुना होगा, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी सुना है? आईएफएससी का कॉन्सेप्ट सुना है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। गुजरात गांधीनगर में एक बहुत बड़ी सिटी बनी है। सिटी मतलब वो अपने आप में एक सिटी है, जो एक तरह से इंडिया के अंदर होके भी ऐसा माना जाता है वो फॉरेन में है। और वहां पे सारे ट्रांजैक्शन, सारे फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि तुम इंडिया में कर ही नहीं रहे हो। वहां पे अपना जीएसटी, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। और सर ये गुजरात में है, गांधीनगर में। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो शेम शेम, और पढ़ो, आईएफएससी के बारे में पढ़ो। और प्रोविजन ये है सर, आईएफएससी के खुद के कायदे कानून होते हैं। आईएफएससी के अंदर जितने भी चीजें होती है वो आईएफएससी एक्ट, एक अभी सर अभी 2019 में इन्होंने एक एक्ट लाया है, उसमें इन्होंने एक अथॉरिटी भी बनाई है। वो अथॉरिटी सारा कुछ रूल्स बनाएगी, लेकिन अभी जो अपना ऑलरेडी अवेलेबल एक्ट है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर पीएमएलए सर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आईएफएससी में भी वैसा का वैसा एप्लीकेबल हो जाता है, जाने दो। पर सुनो, तो ये कहना मैं चाह रहा हूं क्या, मैं सेक्रा पढ़ा रहा हूं ना, तो सेक्रा सर आईएफएससी को भी एप्लीकेबल नहीं होता है। आईएफएससी को एप्लीकेबल होता है वो एक्ट जो उन्होंने इंटरनली बनाया है। ठीक है, आईएफएससी क्या होता है सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड सर्विस सेंटर। मैंने आपको बताया, आप एसएफएम में भी इसके बारे में पढ़ोगे, और इट इज ऑल्सो गुड टू हैव नॉलेज अबाउट इट। इट इज बेसिकली अ विजन ऑफ मोदी जी. Modi ji was the one who drove that, and that is why it is in Gujarat probably. But it is a very interesting concept, and you should read it. Okay. Now, ये कहता है कि पावर ऑफ बोर्ड, कौन सा सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट? पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल टू आईएफएससी। सर हम सेक्रा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी सारा बोर्ड का मतलब सेबी बोर्ड ही होता है। तो सर सेबी को जितने भी पावर दिए गए हैं इस एक्ट के अंडर, शिल नॉट एक्सटेंड टू आईएफएससी सेटअप अंडर सेक्शन 1811 ऑफ द 18(1) ऑफ द एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। सर इतना याद नहीं करना है, बस ये समझ लो आईएफएससी को एप्लीकेबल नहीं है। और उसके सारे पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा सर? आईएफएससी अथॉरिटी, जो आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, समझा क्या? चलो सर, इस एक्ट में अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18, बस 18 डेफिनेशन है सर। और बस इतनी सी मेहनत करनी है, 18 याद हो जाने चाहिए। उसके बाद सेक्शन शुरू होगा, वो तो याद करेंगे अलग, लेकिन ये 18 याद हो जाने चाहिए। क्यों सर? एग्जाम में आते हैं, कुछ आए हैं, 4-5 आए हैं, 4-5 आने लायक हैं, और जब इतना पढ़ रहे हो तो बाकी क्यों छोड़ोगे, है ना? सुनो सर, वो डेफिनेशंस जो है ना, 18 डेफिनेशंस आपको कवर कराने के लिए मैंने उसको 10 में कहीं तो बांटा था। हाँ ये रहा, हाँ उसको मैंने सर 10 डेफिनेशन में बांटने की कोशिश की है। मैं आपको हौले हौले कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद अपन उसको बेर एक्ट जो या फिर जो नोट्स है मेरी उससे पढ़ लेंगे और खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशंस सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, सबसे पहला डेफिनेशन, या तो मैं आपको एक एक पढ़ा दूंगा, एक एक यहां से रीड करा, एक एक समझा दूंगा और पढ़ा दूंगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ रुक जाओ, तुम स्क्रीन ताड़ते रहोगे, तुम नीचे का पता नहीं क्यों पढ़ रहे हो, जैसे तुमको बड़ा समझ आ रहा है, पर ठीक है सुनो। कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखो, तुम इसको घूर घूर के देखो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर? कोई भी अग्रीमेंट जिसके तहत परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटीज होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है सर, वो तो आपको समझ आ गया। एनी अग्रीमेंट फॉर द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होना चाहिए सर, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तभी तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसी को ना रेगुलेट करेगा SCRA। अब सुनो सर, मैं आपको दो वर्ड्स बताना चाहता हूं, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, होल्डर दो बार आ गया, शेयर होल्डर अग्रीमेंट वर्सेस शेयर परचेज अग्रीमेंट। किसी को पता है ये क्या है? दोनों में फर्क क्या है और क्या है, पता है आपको? बताओ किसी को, एनीवन? नहीं?
भाई आया है, बता के जाएगा। सुनो, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट वर्सेस शेयर परचेज अग्रीमेंट। सुनो, अगर अगर आपने अडानी और मुंबई एयरपोर्ट का कभी केस पढ़ा था, अगर वो भी नहीं पढ़ा है ना तो आज जाके पढ़ लेना, क्लासिक केस स्टडी है वो। लेकिन मेरी बात सुनो, शेयर होल्डर अग्रीमेंट क्या होता है और शेयर परचेज अग्रीमेंट क्या होता है। मान लो रिलायंस लिमिटेड एक रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, राइट, और उसमें धैर्य शेयर होल्डर है, राइट, धैर्य उसमें शेयर होल्ड करता है। अब शुभम को क्या करना है ना, शुभम को रिलायंस का शेयर चाहिए, रिलायंस का शेयर चाहिए। तो शुभम को चाहिए लेकिन उसको धैर्य से चाहिए। और मान लो हम लोग को, मान लो इसके पास 5,000 शेयर है, एक आध शेयर की बात नहीं कर रहे, 5,000 शेयर है, और शुभम ये शेयर्स खरीदना चाहता है। तो बस अगर अभी शुभम को जब धैर्य से रिलायंस के शेयर खरीदने हैं ना, ये दोनों एक अग्रीमेंट में एंटर करेंगे जो होगा शेयर परचेज अग्रीमेंट। मतलब शुभम एंड धैर्य विल एंटर इनटू एन अग्रीमेंट कॉल्ड शेयर परचेज अरेंज अग्रीमेंट, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्ट करेंगे। सर होता क्या है, धैर्य कहता कुछ है और मैंने सुना कुछ, और बाद में हम आर्ग्यूमेंट करते बैठेंगे, अरे यार तुमने तो बोला था इतने पैसे दोगे, अरे यार तुमने तो बोला था ये कंडीशन होनी चाहिए, ये डेट पे ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन सर अभी वो कौन लड़ाई झगड़ा करे, इसलिए हमने बोला भैया एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या अपना डिस्कशन हो रहा है, कौन से डेट पे ट्रांसफर होना चाहिए, कितने रुपए में सेल होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारा रिकॉर्ड करके दोनों साइन कर लेते हैं ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। ठीक है, तो सर वो जो अग्रीमेंट हुआ ना वो शेयर परचेज अग्रीमेंट हुआ। अब जब एक बार शेयर परचेज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया और उसके बेसिस पे धैर्य ने अपना शेयर मेरे को दे दिया ना, धैर्य ने मेरे को अपना शेयर दे दिया ना, उसके बाद धैर्य का रोल खत्म सर। उसके बाद शुभम जाएगा रिलायंस के पास और शुभम रिलायंस के साथ करेगा शेयर होल्डर अग्रीमेंट कि भैया मैं तुम्हारा शेयर होल्डर हूं, मेरे को ये बताओ मेरे क्या क्या राइट्स हैं, मेरे क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, मेरे को कितने रुपए तुमको देने हैं, मेरा क्या कितना वोटिंग राइट है, मेरे को सब बताओ। ये अग्रीमेंट जो होता है ना सर, ये जनरली कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में होता है। शेयर होल्डर अग्रीमेंट कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में होता है। और शेयर परचेज अग्रीमेंट जनरली एक शेयर होल्डर और दूसरे पोटेंशियल शेयर होल्डर के बीच में होता है। अगर आप समझ रहे हो तो आप ये भी समझोगे कभी कभी कंपनी और एक पोटेंशियल शेयर होल्डर के बीच में भी शेयर परचेज अग्रीमेंट हो सकता है। मतलब अगर मैं रिलायंस के पास जाता हूं और मैं कहता हूं मेरे को सीधे सीधे तेरे 10 करोड़ शेयर्स चाहिए, तो रिलायंस बोलेगा हाँ ले ले, बिल्कुल अपन एक शेयर परचेज अग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो जाएगा, वो साइन कर लेते हैं। और जब शेयर परचेज अग्रीमेंट पे हम दोनों साइन कर लेंगे ना, उसके बाद अपन शेयर होल्डर अग्रीमेंट लगेगा तो बना लेंगे। तुम समझ रहे हो क्या मैं क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि शेयर परचेज अग्रीमेंट, it is a legally binding document, it is a legally binding document wherein all the terms and conditions are noted down, so that all the terms and conditions are noted down so that there is no discrepancy in future, there is no conflict in future. And after share purchase agreement is executed, you may want to have a holder agreement in place which basically gives you your rights and obligation. Sir shareholder agreement नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को पता है जनरली शेयर होल्डर की क्या राइट्स होते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, कंपनीज एक्ट पूरा कंट्रोल करता है इसको। लेकिन शेयर परचेज अग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं चलेगा सर। शेयर परचेज अग्रीमेंट बड़े बड़े शेयर्स में कर लेना अच्छा है ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आपको समझा क्या? रिलायंस लिमिटेड का शेयर कौन बेच रहा है? धैर्य। किसको बेच रहा है? शुभम को। तो धैर्य के शुभम के साथ क्या एंटर करेगा? शेयर परचेज एग्रीमेंट। और उसके बाद जब शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो शुभम और धैर्य मिलकर के एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट कर लेंगे, है ना धैर्य? रिलायंस रिलायंस और शुभम अग्रीमेंट नहीं कर है लेंगे ना शेयर धैर्य? होल्डर। शुभम और धैर्य करके एक शेयर परचेज अग्रीमेंट कर लेंगे, सर लेकिन रिलायंस और शुभम कर लेंगे। बोल। एक्सचेंज से डायरेक्टली परचेज करना चाहिए, मतलब इसका लॉजिक क्या हुआ? ये लॉजिक इसका मैं तुमको बताता हूँ, एक्चुअली मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुंबई एयरपोर्ट था ना, मुंबई एयरपोर्ट, उसमें जीवीके जो है उसका मान लो 75% होल्डिंग था और फॉरेन के एंटिटीज थे जिनका 25% होल्डिंग था। ठीक है, अभी ये जो इनका जो शेयर होल्डर अग्रीमेंट था ना, इनका जो शेयर होल्डर अग्रीमेंट था ना मुंबई एयरपोर्ट और फॉरेन कंपनीज के बीच में, इसका नाम तुम ये लिख लो, बिड, इसका नाम ऐसा लिख लो अक्सा। वो तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, वो वाला अक्सा। सुनो, तो ये जो शेयर होल्डर अग्रीमेंट था, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो शेयर होल्डर अग्रीमेंट था ये क्या कहता था पता है? कि अक्सा तू जब भी अपना 25% शेयर बेचेगा ना,
तो तेरे को सबसे पहले जीवीके के पास जाना पड़ेगा और उसको ऑफर करना पड़ेगा कि मैं 25% शेयर बेच रहा हूं, तू लेना चाहता है क्या? और जीवीके के पास ऑप्शन होगा कि वो या तो ले ले या फिर रिफ्यूज कर दे। उसको कहते हैं सर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। मतलब व्हेनेवर अक्सा वांट्स टू सेल इट शेयर्स, इट विल हैव टू गो टू जीवीके फर्स्ट एंड देन सेल हिज शेयर्स। इफ जीवीके refuses, in that case you can go outside. सर अदानी जी ने क्या किया? अदानी जी ने अक्सा के पास गए और बोले हम दोनों एक शेयर परचेज अग्रीमेंट में एंटर कर लेते हैं। और शेयर परचेज अग्रीमेंट में इन्होंने क्या लिखा कि जब तुम जीवीके को आरओएफआर दोगे, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल दोगे, और जीवीके रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, या फिर टाइम के अंदर पैसे नहीं दे पाता है, तो उसके बाद तुम शेयर्स मेरे को सेल करोगे। तो भैया इसमें कंपनी का तो क्या दोष है? कंपनी तो कुछ कर भी नहीं रहे। ये तो शेयर होल्डर अग्री कर रहे हैं कि भैया अगर वो राइट। सर मानोगे नहीं, इसी बलबूते पे, सिर्फ मैं लिख के दे रहा हूं तुमको, सिर्फ शेयर परचेज अग्रीमेंट के बलबूते पे आज अडानी मुंबई एयरपोर्ट ओन करता है। इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की। इन्होंने बाद में जब अक्सा ने बोला कि हम शेयर्स सेल करेंगे जीवीके को, तो अडानी ने केस कर दिया, बोला तुम सेल कर ही नहीं सकते। उन्होंने रेफ्यूज कर दिया, रेफ्यूज नहीं किया था, उन्होंने टाइम के अंदर पैसे ही नहीं दिए, तो राइट ऑफ रेफ्यूजल एक्सपायर हो गया, यू आर बाउंड टू सेल द शेयर्स टू अस। और जब उन्होंने बोला वो सही प्रूव हो गया, उनको शेयर सेल करना पड़ा, और भैया जीवीके बोला बख्श दे भाई, नहीं लड़ सकते, बाय। पॉइंट है शेयर परचेज अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं थोड़ा जीवीके की कहानी में बहुत बहक जाता हूँ, सुनो। ठीक है, सुनो 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 सुनो। वापस आ गए सर शेयर परचेज अग्रीमेंट और शेयर होल्डर अग्रीमेंट, और अपना खत्म हो गया शेयर होल्डर अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन खत्म हो गया सर। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर और रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सर यहाँ पे मैंने सिर्फ एसएचए वर्सेस एसपीए लिखा है बिकॉज ये वन टाइम कॉन्सेप्ट है सर, आप लाइफ टाइम रिवाइज नहीं कर सकते इसको। तो अभी जब आप अपने मॉड्यूल से पढ़ोगे तो एक बार वो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, थोड़ा गूगल से पढ़ लो, सेकंड टाइम भी पढ़ लेना, लेकिन उसके बाद और पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। उसके बाद कॉन्सेप्ट बन गया, एग्जाम के पहले रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शेयर होल्डर अग्रीमेंट और शेयर परचेज अग्रीमेंट का डिस्कशन हो गया। सर मैंने आपको कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन भी समझाया था कल परसों, याद है ना आपको? कल परसों समझाया था ना मैंने, व्हाट्सएप पे भेजा था ना मैंने मैसेज नालायको। ये देखो, कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब मैंने क्या बताया था सर, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या कोई सोसाइटी है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? बॉडी कॉर्पोरेट में, कंपनी में। और सर वो कंपनी का काम क्या है? टू एआरसी, असिस्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल एनी बिजनेस ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज। करेक्ट। कॉर्पोरेटाइजेशन मींस सक्सेशन। सक्सेशन मतलब किसी का तुम किसी के सक्सेसर हो, मतलब तुम उसके सारे असेट्स लायबिलिटी सब अपने पे ले रहे हो। तो सक्सेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी registered under this act by another stock exchange being a company which is incorporated for the purpose of assisting, regulating or controlling buying, selling or dealing of securities, business carried on by such stock exchange। तुमको समझा? सिंपल इंग्लिश में बोलूं तो सक्सेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बाय अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टॉक मार्केट, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है सर। डीम्यूचुअलाइजेशन मींस सेग्रीगेशन of ownership and management of recognized stock exchange from the trading rights of members of recognized stock exchange with a scheme approved by SEBI। अगर कॉर्पोरेटाइजेशन या डीम्यूचुअलाइजेशन नहीं समझा है तो बेशरम जैसे हाथ उठा करके पूछ लो, वरना नहीं समझ आएगा। फालतू की मेहनत जाएगी, समझ तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं समझ आएगा, लेकिन फालतू की मेहनत जाएगी। चलो एक बार कर देना, रिपीट कर देना। नहीं, तू सोता है, तेरे लिए नहीं करूंगा। सर वो विद स्कीम वाला पॉइंट क्या है कि मतलब पहले कोई स्कीम हमें ड्राफ्ट करके अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं, या मतलब ये स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी जो लिखा है ना, इसलिए मैं यहाँ आया। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे स्कीम, तो मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ। स्कीम क्या है सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, सुनो। धैर्य, मैं बताता हूँ, रुक जा। कॉर्पोरेटाइजेशन और म्यूचुअलाइजेशन का स्कीम बताता हूँ पूरा, रुक जाओ। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मैंने तुमको बताया एक स्कीम आया, स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, वो मैंने तुमको अलग अलग बताया क्योंकि तुमको समझना था, लेकिन एक ही स्कीम आया
स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। इन्होंने बोला सारे स्टॉक एक्सचेंज को तुम सबसे पहले कॉर्पोरेटाइज हो जाओ और साथ ही साथ डीम्यूचुअलाइज भी हो जाओ। कॉर्पोरेटाइज हो जाओ मतलब तुम कंपनी बन जाओ और उसके बाद अपने ओनरशिप और मैनेजमेंट को ट्रेडिंग राइट से अलग अलग कर दो, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ, अभी जो बीएससी है उसने ये काम ठीक से किया कि नहीं किया वो कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने बोला तुमको हम एक बेसिक स्कीम बना के दे रहे हैं। किसने बोला? सेबी ने बोला हम एक बेसिक स्कीम बना के दे रहे हैं तुमको। स्कीम में क्या लिखा था सर कि पब्लिक का होल्डिंग 51% होना चाहिए, मेंबर्स का होल्डिंग 49% होना चाहिए और उनका ट्रेडिंग राइट्स उनका जो वोटिंग पावर है वो मैक्सिमम 25% होना चाहिए। ये सब हम एक स्कीम बना करके तुमको लिख के दे रहे हैं पूरा, ठीक है। अब जो भी स्टॉक एक्सचेंज है ना, बीएससी, एनएससी, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जो भी है ना, तुम लोग ये स्कीम के हिसाब से अपना स्कीम बनाओ। मतलब क्या सर, लॉ ने बोला पब्लिक मिनिमम 51% चाहिए, तो ऐसा हो सकता है ना तुम्हारा 75% है और मेंबर्स का होल्डिंग सिर्फ 25% है, तो ये तुम्हारी खुद की स्कीम है ना। तो सर जो भी आपकी खुद की स्कीम है वो बनाओ basis the scheme given by SEBI and get it approved by SEBI, and once that scheme is approved it is concluded that you are corporatized and demutualized। कभी टाइम मिले तो इकोनॉमिक टाइम्स में जाकर के जब बीएससी का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ था उसका कितना हल्ला हुआ था वो पढ़ना, ठीक है। अब सुनो, so to answer your question Sumedha, any scheme that a BSc or NSE makes will have to be approved by the SEBI and it has to be in line with the scheme which is provided by SEBI. Now question is, what is the scheme provided with SEBI? So scheme provided by SEBI as per act, it says that means a scheme of corporatization or demutualization which may provide for, मतलब सर ये रूल्स से बताने वाले हैं और इसमें वो क्या क्या बताएंगे, वो बताएंगे सर कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग राइट्स इन लिeu ऑफ मेंबरशिप कार्ड्स ऑफ द मेंबर्स। सर मतलब वो एक स्कीम बनाएंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि जो तुम्हारे शेयर्स है वो तुम कैसे इशू करोगे फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, और जो तुम्हारे ट्रेडिंग राइट्स हैं, जो तुम ट्रेडिंग राइट्स है वो कैसे दोगे मेंबरशिप कार्ड लेकर के। मतलब क्या, सुनो सर बीएससी में ना, बीएससी में ये जो बंदा था ना, जो 5 लोग थे ना, मैंने बोला 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 लोग में मान लो इसको, इसके पास ट्रेडिंग राइट्स है और ये मेंबर भी है, मेंबर है तो इसके पास क्या है सर, मेंबरशिप कार्ड, मेंबरशिप कार्ड। अब इसको ट्रेडिंग राइट्स चाहिए सर, इसको शेयर होल्डर नहीं बनना है, इसको सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स चाहिए। तो स्कीम बताएगा कि कैसे तुम बीएससी के पास जाकर के अपना मेंबरशिप कार्ड डिपॉजिट करोगे और बदले में बीएससी आपको ट्रेडिंग राइट्स देगा। ये क्या कौन बताएगा सर, स्कीम। तो स्कीम बताएगा कि सबसे पहले शेयर्स कैसे इशू होंगे, दूसरा मेंबरशिप कार्ड के बदले में तुमको ट्रेडिंग राइट्स कैसे दिया जाएगा, तीसरा आपके सारे असेट्स, लाइबिलिटीज, जितने भी बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज, जो भी कुछ है, जितना भी आपका बिजनेस है वो कैसे ट्रांसफर होगा एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन। सर ये ज्यादा रेलेवेंट है कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए। जब कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है तो बीएससी जो एसोसिएशन है वो बीएससी जो कंपनी है उसके पास जाएगा ना। तो सर इसके सारे असेट्स, लाइबिलिटीज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, राइट्स सारे कैसे ट्रांसफर होंगे वो कौन बताएगा, स्कीम बताएगा। स्कीम सबसे पहले क्या बता रहा है सर कि इसके शेयर्स कैसे इशू होंगे, दूसरा मेंबरशिप कार्ड के बदले में तुम ट्रेडिंग राइट्स कैसे इशू करोगे, तीसरा सारे असेट्स, लाइबिलिटीज, राइट्स जितने भी कुछ है वो सब कैसे ट्रांसफर होंगे, चौथा एम्प्लॉइज कैसे ट्रांसफर होंगे। सर वो ये भी बताएगा कि बीएससी के जो एम्प्लॉइज जो पहले हुआ करते थे वो बीएससी के होंगे कि नहीं होंगे, या कितने रखने हैं, मिनिमम 75% होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये कौन बताएगा, सेबी। ये देखो, transfer of asset, property, business, liabilities, rights, recognitions, contracts, permissions of recognized stock exchange, transfer of employee of recognized stock exchange to another recognized stock exchange, any other matters as may be required, और also restriction on voting rights। ये जैसा मैंने आपको बोला था 25% voting rights। सर कुछ नहीं है, एक स्कीम बना रहा है सेबी जिससे कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन को इम्पैक्ट दे रहा है वो, मतलब इट इज गिविंग इफेक्ट to such corporatization, demutualization. You will have to understand one point very clearly. This is a provision which was relevant back in 2000, 2002, 2003. अभी सर जिनको भी कॉर्पोरेटाइज होना था वो हो गए, जिनको नहीं होना था उनको बंद कर दिया है सेबी ने, ठीक है।
तो अभी इट इज नॉट रिलेवेंट बट इट इज रिलेवेंट फ्रॉम अस फॉर एन एग्जाम, फॉर अस फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जाम में अभी भी पूछते हैं ये कि भैया कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बताओ स्कीम में क्या क्या प्रोविजन दे सकते हैं ये। तो सर इसका मैंने शॉर्टकट बनाया है स्टफ, although stub is just a point to remember everything. S, shares कैसे issue होंगे. T, transfer of assets, liabilities, rights, recognitions and etc. O, any other matters as may be required. B, restrictions on voting rights. E, employees, transfer of employees from one recognized stock exchange to another. सर इसको वोट्स बना दे ताकि उससे वो वोटिंग पावर वाला भी याद रहेगा। देखिए मैंने बोला था स्टफ से क्या होता है, वोट्स लिखो इसको। स्टफ कितना बकवास है, तुम मानते ही नहीं हो स्टफ, स्टफ वोट्स लिख लो उसको। वेलकम। सुनो 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 सुनो, थैंक यू। सुनो सर, हो गया डेफिनेशन हो गया, और कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन में जिंदगी में इसके बाद कभी इतना डिस्कशन मत करना, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हो गया, प्रोविजन जो होना था वो हो गया। सर अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताता हूं, असल में खेल उसी का है सर। हाँ सुनो 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 सर, नेक्स्ट डेफिनेशन, सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज क्या है मतलब जो अभी इतना हम सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटीज इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सिक्योरिटीज मतलब क्या? तुम जो भी दुनिया में सिक्योरिटी सोच सकते हो ना, जिसको रेगुलेट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जहां पे फ्रॉड हो सकता है, वो सारी चीजें सिक्योरिटी में आती है सर। सुनो, कोई भी शेयर्स, कोई भी स्टॉक, कोई भी स्क्रिप, कोई भी डिवेंचर, कोई भी डिवेंचर स्टॉक, कोई भी ऐसा और सिक्योरिटी, या फिर कोई भी यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड इशू करता है, जो म्यूचुअल फंड इशू करता है, जब आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी में डालते हो तो आपको यूनिट्स इशू करता है, वो यूनिट्स। सर कोई भी यूनिट्स जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इशू करता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या? ए 11 ए डबल ए, दो बार ए था ना, 11 डबल ए में जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बनता है, वो भी जो यूनिट्स इशू करते हैं। उसके अलावा सर एक कॉन्सेप्ट है, एक एक्ट है एक्चुअली, सरफेसी एक्ट, मतलब वो मैं आपको उसका बेसिक्स अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सरफेसी एक्ट के समय पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन सरफेसी एक्ट के अंडर अगर कोई एंटिटी है जो सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर रही है, या फिर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है जो किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, सर ये सारी चीजें, सर ये सारी चीजें जो है ये मिल करके क्या कही जाएगी, ये कहलाएगी सिक्योरिटीज। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इन्होंने सिक्योरिटीज का डेफिनेशन ऐसा नहीं लिखा कि एनी इन्वेस्टमेंट वेयर इन मनी हैज गॉन आउट, प्रॉफिट इज इन्वॉल्व्ड, या फिर कंपनी इज इशूइंग, ऐसा कुछ भी, ये सब नेचर नहीं डिस्क्राइब किया इन्होंने सिक्योरिटीज का। इन्होंने एक इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाया। इंक्लूसिव मतलब क्या सर? हम जो लिख रहे हैं वो तो है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाया जिसमें इन्होंने जितने सिक्योरिटीज कवर कर सकते थे ना वो कर दिए। ठीक है, ये देखो सिक्योरिटीज मतलब क्या। मीनवाइल इसका भी ये अच्छा सा बना लो, मैंने बहुत गंदा बनाया है, मैं खुद को नहीं पसंद आया। सुनो, सिक्योरिटीज, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, ये स्क्रिप्ट्स नहीं होगा, स्क्रिप्ट होगा, और एनीवे आई, हाँ स्क्रिप्ट होगा। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक्स और एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी तरह का मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल मतलब क्या? मार्केट में जाके उसको बेच सकते हो, वैसा कोई भी सिक्योरिटी अगर इशू कर रहा है ना तो वो सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आ गया। उसके अलावा सर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब क्या? डेरिवेटिव्स मतलब एनीथिंग व्हिच डिराइव्स इट्स प्राइस फ्रॉम सिक्योरिटी, वो मैं आपको समझाऊंगा ऊपर। तो कोई डेरिवेटिव हो गया, या फिर कोई यूनिट्स या इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कॉर्पोरेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या एनी म्यूचुअल फंड, or any security receipts issued under SARFAESI Act, or any instrument which is issued by an SPV, which is a distinct entity, जिसके पास कोई डेट रिसीवेबल है, अक्नॉलेजिंग सच इन्वेस्टर एंड डेट और रिसीवेबल। सर ये कॉन्सेप्ट ना मैं आपको सरफेसी के टाइम पे बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, लेकिन अगर आपको सरफेसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो मैं एक बार बोलूंगा, अगर आपको ऐसा स्पेशल पर्पस व्हीकल हो जिसको हमने हमारे बुक के डेट्स ट्रांसफर किए हैं,
और उस डेट्स के बदले में उसने हमको इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स भी सिक्योरिटी कहलाएंगे। उसके अलावा सर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी डिक्लेयर्ड, या फिर कोई भी राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, सिर्फ सिक्योरिटीज नहीं है, सिक्योरिटीज में कोई राइट्स या इंटरेस्ट भी है तो वो भी सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आता है। सर ये डेफिनेशन जो सिक्योरिटीज का है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब इसके अलावा अगर तुम कुछ और सोच सकते हो तो वो भी सिक्योरिटीज का डेफिनेशन में आता है। सर इसका शॉर्टकट मैंने बहुत गंदा सा बनाया है, गॉड SCM P जो अपना कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, SR RSPV छोड़ दो, मेरे को तो ये खुद ये ही नहीं याद होगा, तुमको कुछ अच्छा बनता है तो मेरे को बता दो, ठीक है। बट सर ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको ब्रॉडली समझ आना चाहिए। एक तो वो वास्ट डेफिनेशन है, सिक्योरिटीज इंक्लूड स्टॉक, स्क्रिप्ट्स, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, ये मेजर पॉइंट हो गया। उससे सर एक डिराइव होता है डेरिवेटिव, तो ये दोनों एक पॉइंट हो गए, ये वाला और ये वाला एक पॉइंट हो गया। उसके बाद सर इन्होंने यूनिट्स की बात की, यूनिट्स किसकी, म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की। उसके बाद इन्होंने सरफेसी रिलेटेड मान लो 2 पॉइंट किया है, और उसके बाद सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर्स और राइट्स, मतलब ये तीनों आप अदर्स में डाल सकते हो। ब्रॉडली समझ गए सिक्योरिटीज का डेफिनेशन। सर एक बार सिक्योरिटीज के डेफिनेशन को अपने नोट्स में लिख करके याद कर लेना, अभी तक सिक्योरिटीज का डेफिनेशन पर से एग्जाम में नहीं आया है, बट अगर आपको ध्यान होगा तो ये डेफिनेशन बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि एक जगह हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। FCRA में। थैंक यू। FCRA में हमने यूज किया है, जहां पे करेंसी, आर्टिकल और सिक्योरिटी लिखा था, और वहां पे लिखा था सिक्योरिटी मींस एज डिफाइंड इन सेक्रा एज वेल एज फेमा, मतलब फेमा में भी सिक्योरिटीज का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेक्रा में भी हमने पढ़ा, ये डेफिनेशन है। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पे ले रहे हो तो आपको वहां के सारे प्रोहिबिशंस और रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाएंगे। सर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इनका इंटेंशन क्या था सिक्योरिटीज डिफाइन करने का, आपको समझना पड़ेगा। कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर कर रही है पब्लिक तो वो सिक्योरिटी माना जाएगा। लेकिन यार मेरे को एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी होते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी आजकल वो एक स्कीम लाए हैं, वो बोले तुमको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए ना, तुमको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए ना, हम तुमको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। या तो तुम साल का 10,000 रुपए दो, 10,000 रुपए पर एनम दो, 20 साल तक दे दो, ठीक है। और हम तुमको अगर 20 साल के अंदर तुम्हारी डेथ हुई तो हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, डोंट लुक एट द नंबर्स, बट अगर नहीं हुई तो भूल जाओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया, तुम हमको 40,000 रुपए दो, 10,000 नहीं 40,000 रुपए दो, हम तुमको वो सेम कवरेज देंगे 20 साल के लिए, लेकिन अगर 20 साल में तुम्हारी डेथ हो गई तो हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन अगर डेथ नहीं भी हुई ना तो हम आपको 4 लाख रुपए तो देंगे, आप ये समझ लो आपका ये इन्वेस्टमेंट है। सर ये होता है इन्वेस्टमेंट और रिस्क मोस्ट प्लान होता है, कंबाइंड बेनिफिट होता है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्कीम है इसमें इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, ऐसे तो लग रहा है इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और सर ये तो यूनिट्स इशूड एज पर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो जाना चाहिए एक तरह से, पर सर 2 तरह से इन्होंने एक्सक्लूड किया। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के डेफिनेशन में जाके देखोगे तो इंश्योरेंस से रिलेटेड उन्होंने जो चीजें, अगर तुम यूनिट्स इशू करते हो तो उसको एक्सक्लूड किया है सेबी एक्ट में। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया कि अगर ऐसा कोई स्कीम है जहां पे आप पैसे डाल रहे हो जिससे आपको कंबाइंड बेनिफिट मिल रहा है तो उसको हम यूनिट्स, उसको हम सिक्योरिटीज नहीं मानेंगे। ये देखो, प्रोवाइडेड दैट सिक्योरिटीज शेल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, बंद हो गया सॉरी, सही बोल रहा था तू धैर्य, कुछ तो सही बोला तूने। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, ये देखो, प्रोवाइडेड दैट सिक्योरिटीज शेल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं आ रहा सर। आई एम सॉरी 1 सेकंड, नाउ आई होप यू कैन सी द नोट्स, वन नोट्स, यस राइट, Yes, sir. provided that security shall not include any units, instrument, ULIP providing a combined benefit on the life of the person and इन्वेस्टमेंट बाई सच पर्सन एंड इशूड बाई एन इंश्योरर। सर अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई ऐसा कंबाइंड बेनिफिट देता है जिसमें आपका लाइफ भी कवर्ड है और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है तो उसको हम सिक्योरिटीज नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इन प्रिंसिपल वो एक ये इंश्योरेंस है सर, वो सिक्योरिटीज नहीं है।
सर तीसरी जगह वहां से भी तो ऊपर भी तो एग्जेम्प्ट किया ना उसको, क्योंकि वो स्पेशल एक्ट के अंडर बना है। अगर जैसे आप LIC का एग्जांपल दे रहे थे तो वहां भी तो एक्सक्लूजन मिला है उसको, तो उसमें ये वाला पॉइंट कवर नहीं होगा कि देखो यहाँ पे जो ऊपर जो स्पेशल एक्ट के अंडर इन्होंने बना है ना, जब इन्होंने बोला कि स्पेशल एक्ट के अंडर बना है, तो 3 एक्ट इन्होंने शुरू शुरू में नोटिफाई किए थे। मतलब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ऊपर जो एग्जेम्पशन लिखा था ना, उन्होंने उसमें स्पेशल एक्ट लिखने की जगह उन्होंने 3 एक्ट स्पेसिफिकली लिखे थे। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे इंश्योरेंस को एक्सक्लूड किया था। बाद में ऊपर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि कोई भी स्पेशल एक्ट के अंडर अगर आता है तो उसको ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो नीचे से ये अमेंडमेंट नहीं हटाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग Vinda? Are you understanding? यस सर समझ। So you are right, it is covered both places, but it was, I'm telling you why was it included. ओके तो जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, ये पहले ऊपर नॉट एप्लीकेबिलिटी में सिर्फ उसी नाम से लिखा होता था। तो अगर आप सेबी का सेक्रा का बेर एक्ट खोल के देखोगे ना, तो टेक्निकली वहां पे ऐसा अगर कोई प्रॉपर बेर एक्ट होगा जो आपको पूरा फ्लो बताता है, तो आपको वहां पे कटा हुआ मिलेगा। ठीक है, बट एनीवे कमिंग बैक, व्हाट डिड वी स्टडी, व्हाट इज सिक्योरिटीज? सर सिक्योरिटीज में एक वर्ड है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सुनो, एसएफएम में जब आप डेरिवेटिव्स का चैप्टर पूरा है वो पढ़ोगे तो डेरिवेटिव्स का आपको बहुत वास्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। बट मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव्स मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्राइस किसी और चीज से डिराइव होती है। मतलब क्या सर, रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, मैं रिलायंस बहुत बोल रहा हूँ यार, कोई अच्छा नहीं, कोई गंदा सा अडानी नहीं, अडानी भी नहीं, हाँ अपने इन्वेस्टमेंट मत बनाओ। एक आर कॉर्प करके कंपनी है, ठीक है, आर कॉर्प करके कंपनी है। सुनो 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 सुनो, एक आर कॉर्प करके कंपनी है, उसका शेयर प्राइस ना अभी 100 रुपए चल रहे हैं, ठीक है, शेयर प्राइस 100 रुपए चल रहे हैं। सर सुनो, मैंने और धैर्य ने क्या किया ना, हमने होशियारी होशियारी, वो भी होशियार मैं भी होशियार, मैंने बोला भाई ये ऊपर जाएगा, उसने बोला नहीं सर नीचे जाएगा, मैंने बोला बेट लगा ले, तो हमने बेट लगाया। क्या हमने बोला, अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं धैर्य को 100 रुपए दूंगा, और अगर शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो धैर्य मेरे को 100 रुपए देगा। तो सर हमने एक अग्रीमेंट किया जिसका बेसिस क्या था, कोई और स्टॉक। हमने एक अग्रीमेंट किया जिसका अंडरलाइंग असेट क्या था, उसका अंडरलाइंग असेट था आरकॉर्प का स्टॉक, करेक्ट। तो whenever you are entering into an instrument, you are creating an instrument the price of which is dependent on some other underlying asset, in that case it is called a derivative, because हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो भी हमारा अग्रीमेंट है उसका प्राइस डिराइव कहां से हो रहा है, उस आरकॉर्प के स्टॉक से, करेक्ट। या फिर मान लो सर आरकॉर्प छोड़ दो, आरकॉर्प सिक्योरिटी है ना, मैं आपको एक कॉमोडिटी बताता हूँ, कॉमोडिटी में भी ट्रेडिंग होती है ना। कॉमोडिटी मतलब क्या सर, कॉमोडिटी मतलब सर आपका मेटल्स हो गया, आपका मेटल्स हो गया, जैसे गोल्ड सिल्वर डायमंड, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, सोयाबीन टोमेटो ऑनियन अनियन, इस पे आई डोंट थिंक होता है अभी ट्रेडिंग, बट कोई भी कमोडिटी सर, कोई भी सामान, मेटल हो गया, एनर्जी हो गया सर, क्रूड ऑयल पे होता है, नेचुरल गैस पे होता है, कोई भी कमोडिटी के पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो सर। अभी कैसा ट्रेडिंग कर सकते हो, मान लो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड अभी 50,000 रुपीज पे चल रहा है, मैंने बोला 50,000 रुपीज पे चल रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है शेयर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप 50,000 रुपया पूरा दो और वो जब 50,000 का 52,000 होएगा तो आपको 52,000 वापस मिलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में क्या है सर, इसका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको बोलेगा अच्छा आपको 50,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करना है ना, एक काम करो 50,000 छोड़ो, हमको 10,000 रुपए दे दो, मान लो 10,000 रुपए दे दो, अगर वो 50,000 का 52,000 होएगा तो हम आपको 12,000 वापस कर देंगे, या फिर 50,000 का 48,000 होएगा तो हम 2,000 काट के आपको 8,000 वापस कर देंगे। सर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड विच इज द अंडरलाइंग असेट। सो एनी इंस्ट्रूमेंट which derives its price from the other underlying asset, it is called as a derivative instrument, ठीक है। सर अब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का सेटल करने का तरीका होता है सर, सुनो, मतलब मान लो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड 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 का भाव चल रहा है 50,000 रुपया, भाव चल रहा है 50,000 रुपया, मेरे को लगा गोल्ड हो जाएगा 55,000 रुपीज, मेरे को लगा गोल्ड बढ़ेगा, तो मैंने बोला 55,000 रुपीज गोल्ड चला जाएगा 3 मंथ में, ठीक है। धैर्य बोला नहीं बढ़ेगा सर, कोई हालत में नहीं बढ़ेगा।
तो धैर्य ने बोला सर गोल्ड कोई हालत में नहीं बढ़ेगा, आपको चाहिए तो मैं आपको क्या डील दे रहा हूं पता है क्या, आपको चाहिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 महीने बाद ना आप मेरे से गोल्ड खरीद लेना 52,000 रुपीज में। आज के दिन पे, मतलब आज क्या दिन है, 29 मई को मेरे को धैर्य बोल रहा है कि सर मैं ना आपको 29 अगस्त को मैं आपको गोल्ड बेचूंगा एट अ रेट ऑफ 52,000। और मैं क्या सोच रहा हूँ, देख अभी मेरे को पैसा डालने का नहीं है, मेरे को पता है 3 महीने बाद 55,000 होने वाला है, और 3 महीने बाद धैर्य मेरे को बोल रहा है 52,000 में बेचेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं धैर्य के साथ ये डील कर लेता हूँ, 3 महीने बाद 52,000 में खरीदूंगा और 55, 56, 58 जो भी रेट होगा उस पर बेच दूंगा। सर ये क्या हो गया, ये मैंने एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया जिसका बेसिस था वो स्टॉक। अब सुनो, अब सुनो, अब हुआ 29 अगस्त का दिन आया जिस दिन, उस दिन दो ऑप्शन है बॉस, या तो मैं 52,000 पे गोल्ड असल में खरीदूं और मार्केट में बेच दूं, या तो मैं खरीद करके बेच दूं मतलब असली में मैं डिलीवरी ऑफ गुड्स लूं और सेल कर दूं, या फिर मैं जो डिफरेंसेस इन प्राइस है उस पे सेटल कर लूं। मतलब क्या सर, जब धैर्य से मैंने ये डील पे एंटर किया ना, तो सुनो मैंने साइड में क्या किया, साइड में मैं चला गया रोशन के पास, और रोशन को मैंने बोला रोशन 3 महीने बाद ना मैं तेरे को गोल्ड बेचेगा 54,000 में। और रोशन क्या सोच रहा है, हाँ भैया उस समय तो रेट 58,000 हो जाएगा, अच्छा डील है मैं ले लेता हूँ। एक तरफ मैंने डील एंटर किया कि मैं 52,000 में खरीदूंगा, एक तरफ मैंने डील एंटर किया कि मैं 54,000 में बेचूंगा। और सर मान लो उस दिन जो स्टॉक गोल्ड है वो 50,000 पे चला गया, उस दिन भी गोल्ड 50,000 ही रहा, तो सर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं धैर्य से 52,000 में खरीदूं, ठीक है, या फिर मैं धैर्य को बोलूं भाई माफ हो गया, बख्श दे, गलती हो गई मेरे से, तू मेरे से जो ये डिफरेंशियल है ना 2,000 रुपया ये तू ले ले, मेरे को कोई गोल्ड वोल्ड नहीं चाहिए, मैं हार गया। मतलब क्या सर, either you stick to your commitment, take actual delivery, or you pay the differential amount and settle the contract। because धैर्य को मतलब किससे था सर, धैर्य ने जब मेरे को 52,000 बोला था उसने क्या सोचा था, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना, 50,000 पे स्टॉक रहेगा और मैं 52,000 पे बेचूंगा, 2,000 कमाऊंगा, उसका इंटेंशन वही था। तो मैंने बोला धैर्य तू 2,000 ले ले, मेरे पास 52,000 नहीं है भाई। इट इज कॉल्ड सेटलमेंट बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ प्राइसिंग, जो भी उस दिन प्राइसिंग का डिफरेंस है उस पर सेटल कर लिया। सर अब इसका क्या, रोशन का, रोशन को मैंने बोला था 54,000 में बेचूंगा, रोशन अगर उस दिन आए मेरे पास वो मेरे को आके बोल सकता है कि भैया मेरे को गोल्ड दे दो 54,000 ये लो, या फिर रोशन मेरे को बोलेगा सर आप 4,000 रुपए ले लो मेरे को बख्श दो। आप समझ रहे हो, वन थिंग इज एक्चुअली टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड देन सेलिंग इट, और यू सेटल फॉर द डिफरेंसेस। मतलब अगर मैं आज के डेट पे 100 टन टमाटर पे, टोमेटो पे, अगर टोमेटो सेम, अगर मैं 100 टन पे बेट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया जिस दिन वो ड्यू डेट आएगा उस दिन मैं जाकर के ट्रक लेके 100 टन खरीदूंगा और जाकर के 100 टन बेचूंगा। नहीं, मैं इसको डिफरेंशियल पेमेंट दूंगा, इससे डिफरेंशियल पेमेंट लूंगा, ऐसा भी कर सकता हूं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं जाके 100 टन में स्टॉक खरीद रहा हूं। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको डिलीवरी लेना मैंडेटरी होता है, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप डिफरेंस पे सेटल कर सकते हो। मैंने बोला कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको डिलीवरी लेना मैंडेटरी है, मतलब अगर मैंने 100 टन टोमेटो खरीदा है, उसमें मैंने डेरिवेटिव्स खरीदा है, तो मेरे को डिलीवरी लेना पड़ सकता है। या फिर कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे सिर्फ डिफरेंस पे खेल लो आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, एक और कॉन्सेप्ट आपको लास्ट बता देता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, जो आप इन डेप्थ पढ़ोगे अपने एसएफएम में, बट ब्रॉडली आपको क्या बता रहा हूं देखो। एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन। मेरे को नहीं लगता रिलायंस के अलावा कुछ और मेरे से चल पाएगा, रिलायंस लिमिटेड है। ठीक है सुनो, करेंटली ट्रेडिंग एट 2,000 रुपीज, मान लो 2,000 पे चल रहा है ना धैर्य, हाँ थोड़ा ऊपर अभी 6% अब गया था। 6%, 120 रुपया। अच्छा सुनो 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 सुनो, रिलायंस का स्टॉक है 2,000 रुपए का। सर ये जो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस है ना, ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब क्या, ये अपना प्राइस डिराइव करते हैं। अब सर अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूं इसका मतलब क्या होता है, सुनो, रिलायंस आज 2,000 रुपए पे चल रहे, मैंने बोला धैर्य को, धैर्य
मैं ना तेरे से आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आज 29 में है, मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं आज से 3 महीने बाद ना तेरे से रिलायंस का स्टॉक 2200 रुपए में खरीदूंगा। तो जस्ट सर जब मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ रिलायंस का शेयर तब 3000 पे होगा, और जब धैर्य बेच रहे हैं ना, तो धैर्य सोच रहे हैं रिलायंस का शेयर 1000 रुपए पे होगा। ऐसे दो दो तरह के लोग जब मिलते हैं ना, तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वी आर deciding to buy or sell a particular security at a future date at a fixed price. Correct? Now, this is forward, sir. What is future? Future, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं धैर्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि धैर्य आज 29 में है, धैर्य आज से 3 महीने बाद ना मैं तेरे से रिलायंस के शेयर खरीदूंगा 2200 रुपए में, फ्यूचर में 2200 रुपए में खरीदूंगा। ये होता है फ्यूचर। तो आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर का डिफरेंस समझ आ गया पूरा, है ना भैया? फॉरवर्ड और फ्यूचर सेम चीज है। फ्यूचर इज इज एन एवोल्यूशन ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड इज अ प्राइवेट अग्रीमेंट, मतलब मैं और धैर्य घर बैठे बैठे अग्री कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फ्यूचर्स क्या होता है सर? ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। मतलब क्या सर, अगर आप अभी जाओगे रिलायंस का, तो मनी कंट्रोल में खोलोगे ना, तो आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सब दिखते हैं। तो वहां पे आपको दिखेगा हर एक एक महीने के एंड का रेट, कि भैया अगर आपको 2 महीना फ्यूचर खरीदना है, 3 महीना फ्यूचर खरीदना है, तो क्या रेट है, वो रेट्स आपको दिखेंगे। और ये सर फ्यूचर जो होता है ना, ये स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है। तो सर इसका बेनिफिट क्या होता है पता है? जब स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है ना, तो बायर कौन है सेलर कौन है नहीं पता, लेकिन 100% गारंटी है कि पैसे आएंगे या पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन सर फॉरवर्ड में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फॉरवर्ड में मैं और मेरे घर के बाजू वाला हम दोनों बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड इज अ प्राइवेट अग्रीमेंट, फ्यूचर इज अ मोर फॉर्मल एंड अ मोर लीगल अग्रीमेंट, जिसमें तुम स्टॉक मार्केट के थ्रू करते हो और इसमें क्लियरिंग हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। से मैंने क्या बोला? क्लियरिंग हाउसेस। सर क्लियरिंग हाउसेस मतलब क्या? जो घर आके साफ सफाई करते हैं। क्लियरिंग हाउसेस मतलब बेसिकली वो लोग जो, मैं तुमको आगे समझाऊंगा, ठीक है, आगे क्लियरिंग हाउसेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्लियरिंग हाउसेस मतलब वो बेसिकली जो सेटलमेंट करते हैं। तो एक इन्होंने एक एक ऑफिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो सिर्फ सेटलमेंट का काम करती है। तो सर फ्यूचर्स में क्लियरिंग हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका डिफॉल्ट का चांस कम होता है, मतलब पैसे नहीं मिलने का या पैसा नहीं दे पाने का चांस कम होता है, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होता है फॉरवर्ड। सर ऑप्शन क्या है? अब फ्यूचर क्या है आपको समझ आ गया, फॉरवर्ड क्या है आपको समझ आ गया। रिलायंस के शेयर 2200 रुपए में खरीदने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या है सर? एज द नेम सजेस्ट्स, इट्स एन ऑप्शन, इट्स अ राइट, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। अगर मैं धैर्य मेरे को ये बोलता है कि सर 29 में है आज, मैं आज से 3 महीने बाद आपको रिलायंस के शेयर 2200 रुपए में खरीदने का ऑप्शन देना चाहता हूं, और वो ऑप्शन अगर आपको चाहिए ना, तो आज के दिन पे मेरे को 100 रुपए पर शेयर दे दो आप। तो सर वो ऑप्शन जो मेरे को धैर्य देगा ना, इट इज माई राइट। इफ आफ्टर 3 months if the rate is somewhere around 2700, I'll be more than happy to execute this option. I'll say भाई तूने ऑप्शन दिया था ना, ला अपने शेयर्स बेच। लेकिन मान लो उस दिन अगर शेयर 1800 रुपए पे चल रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई ये जो 100 रुपए तेरे को दिए थे वो तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तेरे से शेयर नहीं खरीदना है, मैं 1800 रुपए में मार्केट से खरीद लेगा। तो दिस इज एन ऑप्शन। ऑप्शन इज अ राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू परचेज अ शेयर। सर एग्जाम में आया था ऑप्शन इन सिक्योरिटीज क्या होता है। सर ये कॉन्सेप्ट कहानी अच्छी थी, बट एक बार देखो लॉ में कैसा लिखता है। अभी तक मैंने आपको टेक्निकली क्या पढ़ा है? डेरिवेटिव, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर और ऑप्शंस, ये 4 चीजें पढ़ाई। ये 4 की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सुनो। सर व्हाट इज अ डेरिवेटिव? A derivative again includes, it is an inclusive definition, it includes any security which is derived from a debt instrument, a share, a loan, risk instruments, contract or any other form. सर इतना नहीं चाहिए, बस इतना समझ लो कि किसी भी तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट से या फिर शेयर से या लोन से या किसी भी तरीके के रिस्क इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई सिक्योरिटी डिराइव हो रही है ना, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। उसके अलावा सर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर है जो अपनी वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू डिराइव होती है फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ एनी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज और द इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। सर इंडेक्स ऑफ प्राइसेस मतलब
सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब इंडेक्स है, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के इंडेक्स है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने और धैर्य ने रिलायंस के शेयर प्राइस के बेसिस पे डील किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमने सेंसेक्स के बेसिस पे डील किया। बोले सेंसेक्स अभी 50,000 पे, जिस दिन 60,000 रुपए जाएगा उस दिन के हिसाब से हमने डील किया। तो सर अगर आप इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटीज के बेसिस पे भी अगर डीलिंग करते हो तो वो भी डेरिवेटिव्स में आता है। उसके डेरिवेटिव्स में, मेटल में, गोल्ड में, डायमंड में, ये सब में इन्वेस्ट करते हो। मेरा ऑडियो रुका था क्या बीच में? हाँ ऑडियो रुका और बीच आपका में रुक वीडियो तो गया दिख था। रहा ही नहीं है, फ्रीज हो गया है। स्क्रीन ब्लैक हो गई है सर। आपको आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ, और आवाज अभी आ भी रही है, वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ मेरे को लगता है मेरे को जूम ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाओ, मैं ज्वाइन करता हूँ।